हेलो गाइस, वेलकम टू द टीम। आज सीखने जा रहे हैं गोलैंग प्रोग्रामिंग। गोलैंग प्रोग्रामिंग मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सबसे छोटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एट द मोमेंट का सबसे लाइट वेट है, और लर्न करने के हिसाब से देखें तो सबसे कम टाइम इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगेगा। ये तो हो गई ऐसी वाली बातें कि भाई मोटिवेट हो गए, जल्दी सीख लेंगे। मेन रीजन ये नहीं है सीखने का, मेन रीजन ये है कि नया लैंग्वेज है, सेचुरेशन से काफी दूर है। सेचुरेशन से दूर मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 10 ठो जॉब वैकेंसी आ रही है और 10 ठो डेवलपर बन रहे हैं, यानी जितने डेवलपर हैं उतनी जॉब वैकेंसी आ रही है, तो इसका मतलब सेचुरेट हो गया है। इसको बोलेंगे सेचुरेशन। एट द मोमेंट गो के साथ सिनारियो कैसा है, 10 ठो जॉब वैकेंसी आ रही है, डेवलपर सिर्फ 2 ही ठो मिलते हैं। ठीक है, अभी पूरी वैकेंसी चलती है गोलैंग की, तो इस वजह से थोड़ा सा पैसे के हिसाब से अगर आप जाके ब्राउजर पे एक बार चेक करें कि एट द मोमेंट हाईएस्ट पेइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, तो फिर आपको गोलैंग की झलक मिलेगी। बावजूद इसके कि ये सबसे छोटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे इजी है लर्न करने में, लेकिन कैसा है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में इतना खास, और सिखाने वाले भी अभी कैसा है इतने नहीं है गोलैंग के। मतलब एक्सपीरियंस कैसे होंगे इंडिया में, जैसे मैंने ही सीखा था। मैं अपनी स्टोरी सिंपल से शॉर्ट में बता दूँ तो 3 से 4 साल 4 साल हो गया सीखे। और अगर आप यूट्यूब पे देख ले तो 4 साल पुरानी कोई गोलैंग की वीडियो है ही नहीं। जो भी है 3 साल पुराने मिलेंगे, 4 साल पहले एक या 2 वीडियो हुआ करती थी। तो अपने को सीखने में बहुत मेहनत लगा था। अब सीख के एक्सपीरियंस लेके उसमें 4 साल से कोडिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा कैसा है, आपको इंडस्ट्री लेवल का कैसे चलता है, क्या करते हैं एक्चुअल में, खाली प्रिंट और जैसे पैटर्न प्रिंट करना, वो सबसे ऊपर भी कुछ चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा गोलैंग में। ठीक है, गोलैंग चूज़ करने का रीज़न क्या है, मैंने बता दिया कि भाई सबसे सिंपल है, लर्न करना ईजी है, सबसे बड़ी बात पैसा। अभी तो सबसे अच्छा पैसा यही दे रहे हैं, आगे का जो होगा देखा जाएगा। अगले 10 साल भी यही देने वाला है, 10 से 15 साल। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज इतना जल्दी सेचुरेट नहीं होता है, और गो लैंग्वेज के साथ एक एडवांटेज है। एडवांटेज ही बता देता हूँ आपको क्यों ये मतलब हाइप में आ गया है। हाइप पे मतलब इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, आप कोई भी वेबसाइट ले लें, कोई भी XYZ वेबसाइट, काफ़ी फेमस में लेके चलते हैं ताकि आपको समझ आए। फ्लिपकार्ट ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन। अब कैसा है, ये वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो आपको ये रिस्पांस दे देती है, जो भी करना है ऑर्डर करते हो। हमें वो नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि ये वेबसाइट क्या किसी ने अपने घर पे चला रखा है। नहीं, ये कहीं चलता है क्लाउड पे। क्लाउड मतलब बादल नहीं, क्लाउड मतलब ऑनलाइन स्टोरेज। ऐसा सिस्टम जो ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेसिबल हो, ऐसा स्टोरेज मान के चलिए वहां पे चला रखा है। अब वहां पे जब इसको चला रखा है, तो जिस बंदे का ये क्लाउड है वो इनके वेबसाइट को चलाने का पैसा लेगा। ठीक है, आपने बोला कि भाई मेरी एक वेबसाइट है, मैं आपके यहाँ चलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर का भरोसा नहीं, कब लाइट जाए, कब न आए, कब इंटरनेट बंद चालू हो बंद हो, मेरा तो वेबसाइट ही बंद हो जाएगा अगर इंटरनेट बंद हो गया तो। क्लाउड वालों का कैसा होता है, भाई गारंटी है कुछ भी हो जाए मैं बंद नहीं होने दूंगा, बंद हो गया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, आपको फाइन अच्छा खासा भर दूंगा। चलो, ये क्लाउड वाले का प्रॉमिस होता है, इसीलिए सारी वेबसाइटें क्लाउड पे होस्ट की जाती है, मतलब चलाई जाती हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि फायदा क्या हुआ, गोलैंग का क्या यहाँ रोल है। अब ये क्या है, फ्लिपकार्ट अमेजोन ने बोला कि मैं अपनी वेबसाइट आपके क्लाउड पे चला रहा हूँ। अमेजोन का नाम हटा दूँ क्योंकि अमेजोन खुद ही एक क्लाउड है, लेकिन एग्जाम्पल में चलेगा। ठीक है, क्लाउड पे चला रहा हूँ। इसने बोल दिया कि भाई चलाने का मैं पैसे लूंगा। इन्होंने बोला हाँ ठीक है, सभी लेते हैं, आप भी लोगे। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ये देखा कि भाई ये पैसे किस हिसाब से लेगा। तो पैसे ये किस हिसाब से लेते हैं, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि मेमोरी कितना खा रहा है। मेमोरी मतलब SSD मेमोरी ले लिया, स्टोरेज मेमोरी, नॉर्मल स्टोरेज मेमोरी, और रैम ले लिया। इन दोनों चीज के ऊपर ट्रैफिक भी होता है। ट्रैफिक मतलब भाई वेबसाइट पे कितने लोग पर सेकंड आ रहे हैं, वो भी हो गया, उसको ट्रैफिक बोल दिया। इनबाउंड ट्रैफिक, आउटबाउंड ट्रैफिक। ठीक है, रैम हो गया, SSD हो गया। अब फ्लिपकार्ट पे अगर 50 बंदे आ रहे हैं, तो 50 बंदे आ रहे हैं तो ये तो चाहेगा कि बंदे और भी आए, देख के जाए, कुछ तो करके जाए, कब तक खरीद ही ले। तो ट्रैफिक हो गया। तो इनको ये एनालाइज करना था कि इन सारी चीजों में हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जो कम लगे ताकि पैसा क्लाउड वाले बंदे को कम देना पड़े। ये इनका रोल था, ये इनका गोल था। तो इन्होंने ट्रैफिक को एनालाइज किया, ट्रैफिक को बोला कि भाई पहला पॉइंट ले लेते हैं ट्रैफिक, सबसे लोएस्ट वाला। तो ट्रैफिक का ये है कि भाई बंदा आएगा तो भी अच्छा है, इसको कम करने से अच्छा इसको बढ़ाया ही जाए।
उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो जितना बढ़ेगा अल्टीमेटली उतना ज्यादा कमाने वाले हैं वो। हाँ, रैम ये किया जा सकता है कि जैसे एक बंदा आया, एक बंदा अगर 1 MB रैम खा ले रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कम किया जा सकता है? क्या एम क्या रहेगा इनका? इसको कम करना ना, कम से कम रैम लगे और कम से कम मेमोरी कम रहे, रैम कम रहे। तो यानी ये चीज कम रहे, ये चीज कम रहे और ये चीज बढ़े। सिंपल सी बात है। यही कोई भी बंदा जो क्लाउड पे होस्ट करना चाहेगा वो यही चाहेगा। क्यों? क्योंकि क्लाउड वाला बोलेगा भाई पर सेकंड जितना ये खा रहे हो उसके हिसाब से हम चार्ज करेंगे, 1 रुपए पर सेकंड चार्ज करेंगे। मान के चलो अगर 1 GB रैम आप खा रहे हो तो आपको 1 रुपए पर सेकंड देना है। अगर 2 GB आप रैम खा रहे हो तो आपको 2 रुपए पर सेकंड देना है। उस सेकंड का 2 रुपए देना है जिस सेकंड में आपने 2 GB रैम खाया है। उस सेकंड का आपको 1 रुपए देना है जिस सेकंड में आपने 1 GB रैम खाया है। ये क्लाउड वाले ने अपनी शर्त रख दी। फ्लिपकार्ट वाले ने बोला ठीक है। अब फ्लिपकार्ट वाला क्या जाएगा, देखेगा कि कौन कौन से लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज की लिस्ट जो मतलब वो लिस्ट लेके आएगा, वो एनालाइज चालू करेगा। तो कुछ कॉमन लैंग्वेजेस ले लेते हैं हम। जैसे हो गया जावा, पाइथन, PHP ले लेते हैं क्या ही करना है। और कोई लैंग्वेज है? जावा, पाइथन, गो, ये बैकएंड हमें करना है ना, ठीक है। ये लैंग्वेज ले लेते हैं कॉमन में। जावा के साथ समस्या क्या है कि जावा एक पूरा एक आप ऐसे समझ के चलो एक हथौड़ा है। अगर आपको सुई का काम करना है तो भी आप हथौड़ा लेके चल रहे हो। अगर आपको छोटी सी वेबसाइट करनी है तो आप जावा में अगर उसको होस्ट करते हो तो जावा के अंदर एक चीज होती है JVM करके, जावा वर्चुअल मशीन। छोड़ दो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इसे समझ लो एक बंदा है JVM नाम का। वो बंदा कैसा है, बहुत सारी मेमोरी खाता है, चाहे आपको छोटा काम करना हो चाहे बड़ा काम करना, स्टार्टिंग में ही बहुत सारी खा के बैठ जाएगा, समस्या खड़ी कर देगा। अब आपको देखना ये है कि क्या आपका प्रोग्राम बहुत बल्कि है, क्या आपका प्रोग्राम बहुत सारी रिसोर्स उसको, मतलब जैसे जावा में कैसा फीचर्स भी बहुत है ना। अभी जावा लैंग्वेज को लिया तो डिसएडवांटेज ये हो गया कि भाई JVM है, JVM बहुत मेमोरी खा लेता है, लेकिन लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं, लाइब्रेरीज बहुत सारी है। पाइथन के साथ भी लाइब्रेरीज बहुत सारी है, पाइथन भी बहुत मेमोरी खाता है, मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा है। अभी आप क्या करिएगा, गो का और पाइथन का मेमोरी कंजप्शन यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आपको मिल जाएगा, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि कितना मेजर अंतर हो जाता है। और PHP का भी देखेंगे तो PHP क्या है, डाइंग लैंग्वेज है। ये तो आज के प्रोसेसर के हिसाब से बना ही नहीं, बहुत पुराना लैंग्वेज है। ये तब के हिसाब से बना था जब सिंगल कोर प्रोसेसर हुआ करते थे। अब क्या है, प्रोसेसर डुअल कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आ रहे हैं और PHP उसका इस्तेमाल सही से कर नहीं पाता। तो ये तो वैसे ही डाइंग कंडीशन में चला गया। ये दो है। अब ये दोनों के साथ कैसा है, लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा है लेकिन मेमोरी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अगर कुछ आपको ऐसा काम करना है जिसमें लाइब्रेरीज का, आपको अच्छी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना है, जैसे मशीन लर्निंग ये सब, तो उसमें क्या है, मजबूरी आपको पाइथन से जाना पड़ेगा, भले मेमोरी ज़्यादा खा रहा है तो कैसे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आपका प्रोग्राम उतना भी बल्कि नहीं है, लाइट वेट ही है, तो उस केस में अगर आप जावा के साथ चले जाते हो तो आप अननेसेसरी पर सेकंड पैसा ज्यादा देने वाले हो। मतलब अगर एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में जावा, पाइथन और गो को एज अ फॉर एग्जांपल ले लूं, ये जावा मान के चलो 2 ले लिया, ये 2 ले लिया और एक ले लिया, एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में, तो ऐसे मान के चलो 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रहे हैं, हमेशा एवरेज बनेंगे। तो हर सेकंड अगर ये 500 MB खाया तो ये तो 250 में ही काम चला लिया ना। इसने तो हर सेकंड पैसे बचाए ना गो ने। क्यों? इसने गो में हर सेकंड पैसे बचाए। तो क्लाउड ये लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इनका जो प्रोग्राम है वो लाइट वेट है क्या। अगर है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गो के साथ जाना सही समझेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे गो के साथ एक है, समस्या ये कि है उसके डेवलपर्स ही नहीं है। वो बंदे जो गो में काम करते हैं वो है ही नहीं, बहुत कम है, हाईली अनलाइकली मिलेंगे। मतलब 10 तो डेवलपर उठाएंगे तो उसमें एक को गो मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से अगर मिलता है तो उसको मुंह मांगी कीमत दे दी जाती है। इसीलिए तो मैंने भी गो चूज किया और आपको सिखा रहा हूँ, समझ ही गए होंगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि
एक बार को इन्वेस्टमेंट अच्छा करना पड़ेगा गो का हायरिंग करने के लिए, फिर उसके बाद पर सेकंड पैसे बचाने मिलने वाले हैं। तो इस वजह से गो का कैसा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। किस हिसाब से वो मेमोरी कम खा रहा है वो सब बात की बात है, वो देखेंगे, हम उसको समझेंगे कि क्या करता है गो कि भाई वो बहुत कम मेमोरी खा रहा है, उसकी बात की बात है। पहले हम ये देख लें कि कम खा रहा है जिसकी वजह से वो इतना हाइप में चला गया है। हाइप में मतलब क्या है, अभी गो जंप कर रहा है बहुत तेजी से। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस 3.5 साल पहले गो के डेवलपमेंट में आया था। सैलरी चालू हुई थी 3.5 लाख साल से, मतलब महीने की 26,000 मिलते थे। अभी ठीक है, अभी 50 पे हूँ, 3 साल में 50 पैकेज पहुँचा हूँ। सैलरी स्लिप बोलेंगे तो मैं अटैच कर दूंगा। और ठीक है, जंप यही दिखा कि 200% पहले साल हाइक मिला, 200% दूसरे साल, 200% तीसरे साल। रीज़न यही है कि जब आप छोड़ने की बात करोगे और अगर आप अच्छे डेवलपर हो तो कंपनी तो जाने देगी नहीं, जाने ही नहीं देंगे। वो तो ये भी बोलेंगे कि और ले आओ तो ले आओ, जाना तो नहीं है। तो वही है, फिर भी मैंने कंपनियां तो चेंज की हैं, पैसे का प्रेमी हूँ, तो आगे देखते हैं। इसीलिए मैं भी चाह रहा हूँ आप भी बन जाए, गो के साथ जाएँ। मेन एडवांटेज यही है कि भाई वो पर सेकंड पैसा बचाता है, जिसकी वजह से लोग मतलब कंपनीज उसको प्रीफर ज़्यादा कर रही हैं। मैंने ये बताया कि लाइट वेट वेबसाइट होना चाहिए, कम से कम 90% वेबसाइट जितनी भी आज तक की बनी है सब लाइट वेट है। वो 10% होंगी जो बहुत हैवी वेट होगी। हैवी वेट मतलब बहुत हैवी वेट। आपको फ्लिपकार्ट भी बनाना है ना तो वो भी गो में बन जाएगा, अमेजॉन भी बन जाएगा। सिर्फ मशीन लर्निंग जो होती है वही आपको पाइथन रिक्वायर्ड है, जहाँ पे स्काला यूज़ हो रहा है जैसे जावा का, तो प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। तो वहाँ पे बहुत हैवी मतलब एकदम तगड़ी मशीन लर्निंग चले तो वहाँ पे ये हो रहा है, नहीं तो गो हर जगह काम कर लेता है। गो की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता दो, कुछ फीचर्स बता ही देते हैं जिसकी वजह से ये पता चल जाए कि भाई ये लाइट वेट। और हाँ, गो की स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब वही है, लाइट वेट है तो कम ही रैम खाया, कम रैम खाया यानी रैम फ्री है। रैम फ्री है तो इसका मतलब भाई स्पीड तो देगा ही। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो गो पे आप नोट करके रखें, नोट क्या करके रखें, एक्सपीरियंस कर ही लेंगे। हाँ, मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो मेरी पहली कंपनी थी उनका जो प्रोडक्ट था वो पहले से ही जावा में चला करता था। जब वो चला करता था तो 4 GB खाता था, मान के चलो 4 GB खाता था पीक आवर्स में। पीक आवर मतलब वो न्यूज़ की वेबसाइट पे ट्रैफिकिंग करते थे। ट्रैफिकिंग इन द सेंस डेटा मोनेटाइजेशन, आप ऐसे बोलो, टारगेट एडवर्टाइजमेंट के लिए डेटा कैप्चर करते थे। जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए, एग्जांपल मैं बता दूं नहीं तो आप बोलोगे क्या बोल रहा हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट पे गए, एक छाता देखा और फ्लिपकार्ट बंद कर दिया। बाद में आपको मेल आ गया कि भाई ये छाते पे आपके लिए ऑफर है, जबकि आपने फ्लिपकार्ट को अपना मेल आईडी नहीं दिया था। उनको किसी ने बैकएंड में यानी पीछे से आपकी मेल आईडी पकड़ा दी है। इसको क्या बोलते हैं, टारगेट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कैसे कैप्चर करते हैं। आप कहीं और लॉगिन किए हैं, जैसे मान लीजिए किसी न्यूज़ वेबसाइट पे आपने अपना मेल डाल रखा है, आपको वो डेली मेल पे न्यूज़, डेली का न्यूज़ भेजता है। आप उसके वेबसाइट पे गए थे, आपने मेल डाला था। अब क्या हुआ, जब आप उसके वेबसाइट पे गए तो पीछे ही पीछे कहीं एक कोड चल रहा होगा जिसने आपका फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लिया। फिंगरप्रिंट मतलब आपकी मेल आईडी का हैसेस वैसेस, जिससे आपको पिन पॉइंट कर सके कि ये वही बंदा है। जब आप फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट वाले ने बोला ये फिंगरप्रिंट का बंदा मेरे पास आया था और ये चीज़ देख के चला गया है, लेकिन लिया नहीं, वो किसी और को भेजेगा। उन बंदों को जो मेल प्रोवाइड करते होंगे वो कंपेयर करेंगे कि ये बंदे का मेल मेरे पास है क्या, फिंगरप्रिंट हाँ है, ये मैच कराया, मैच हुआ, खाली उसके पास मेल आईडी नहीं था, बाकी सब कुछ था। इधर से मैच कराया, कंपेयर किया, ओके ओके डिलीवर कर दिया, आपको मेल आ गया। बैकएंड में यही चलता है। तो ये प्रोडक्ट पहले से ही चलता था, इतना प्रोडक्ट के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी। जानना ऐसे भी ये था इंपॉर्टेंट कि वो 4 GB रैम खाता था, मतलब 200 रिक्वेस्ट नहीं 600 रिक्वेस्ट पर सेकंड को डील करने में वो 4 GB रैम खाता था। वो प्रोग्राम जावा में बनाया गया था, बाद में उसको शिफ्ट किया गो लैंग्वेज में। गो लैंग्वेज में सब जब शिफ्ट किया तो फिर 800 MB पे आ गया। तो मतलब समझ लीजिए 800 MB 600 रिक्वेस्ट पर सेकंड को डील करने में खा रहा था गो लैंग्वेज। वही चीज़ जावा 4 GB खा रहा था। इतना काफी है। आइए देखते हैं। लाइट वेट हो गया। लाइट वेट का मतलब ये हो गया कि इसकी जो लाइब्रेरीज हैं, मान के चलिए गो के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लिमिटेड लाइब्रेरी है।
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लिमिटेड, मतलब आपका बेसिक चीज़ें, नॉर्मल लेवल तक की जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो सब आप गोलैंग से कर सकते हैं, उतनी ही लाइब्रेरी दी गई है। गूगल से पूछा गया कि भाई आप तो सबके लिए लाइब्रेरी बनाते हो, आप गो के लिए और कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना देते? तो गूगल का ये भी ओपिनियन है कि ये समझ लो कि उनका ये कहना है कि भाई स्टार्टिंग में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए थे सब अच्छे थे, उनको धीरे धीरे करके लाइब्रेरी जोड़ते चले गए और उससे वो बहुत बल्कि हो गए और बेकार हो गए, इसीलिए तो गो की जरूरत पड़ी। अब इसको दूसरी रास्ते पे डालने का कोई मतलब नहीं, तो ये लाइट वेट है, कंपाइलर है भाई, स्टैटिकली टाइप्ड है, तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो हम नहीं जानेंगे। हम ये जानेंगे एक कंकरेंसी करके चीज़ है जो कि गो में बहुत अच्छा काम करती है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। कंकरेंसी मतलब दो काम एक साथ करना, सिंपल सी बात है। दो काम को आप अगर एक साथ कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे कंकरेंसी, नहीं कैसे बोलूं, पैरेललिज्म बोलेंगे उसको। दो काम को एक साथ कर रहे हैं उसको पैरेललिज्म बोलेंगे। लेकिन जब वही पैरेललिज्म को आप बहुत स्मार्टली यूज कर रहे हैं तो उसको आप कंकरेंसी बोलेंगे। एग्जांपल में देख लेते हैं, ये टाइम हो गया, टाइम ग्राफ, सॉरी ये प्रोसेस ए प्रोसेस बी, ये प्रोसेस ए जा रहा है, ये प्रोसेस बी। देखिए किसी भी टाइम पे अगर मैं एक लाइन मार्क करूं, जैसे t इक्वल्स टू 5 सेकेंड हो गया, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड हो गया, ये दोनों को क्रॉस कर रहा है, यानी ये क्या प्रोसेस क्या है, पैरेलल चल रहे हैं। पैरेलल चल रहे हैं मतलब एक्चुअली में पैरेलल चल रहे हैं। वेयर एज मैं ऐसा कुछ कर दूं, ये क्या है पैरेलल का डायग्राम हो गया ना, इसी में बना दे, ठीक है अलग बना देते हैं, ये तो बाद में आप कंपेयर कैसे करोगे। ये टाइम हो गया, ये प्रोसेस हो गया, प्रोसेस को फिर से ऐसे ऐसे ले लिया, यहाँ पे मैंने दो लाइन मार दी, इसको यहाँ पे इरेज कर दिया, इसको यहाँ पे इरेज कर दिया, और फिर यहाँ पे कर दिया ना, इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये t इक्वल्स टू 5 है, t इक्वल्स टू 10 है, ये प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है। 5 और 10 सेकेंड की जगह माइक्रो सेकेंड रहेगा, ms माइक्रो सेकेंड मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा सेकेंड का। ये भी ms ले लो, नहीं तो आप बोलोगे ये क्या चल रहा है धोखा, ठीक है। तो ये देखा प्रोसेस ए प्रोसेस बी, किसी भी टाइम पे अगर मैं मार्क करके देख रहा हूँ तो भाई ये जो लाइन है टाइम की, दोनों को कट कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं मतलब ये दोनों एनी टाइम देखो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब इसी को मैं कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई देखो ये जो है बी चल रहा था इतने से इतने तक के बीच में, इससे इसके बीच में ए चालू हो गया, फिर उससे इसके बीच में बी चालू हो गया, ऐसे ये चालू हो रहा होगा, ऐसे बी चालू हो रहा होगा। तो पैरेललिज्म में एक्चुअली दोनों साथ साथ चलते हैं, कंकरेंसी में एक्चुअली साथ साथ नहीं चलते, लेकिन इतना जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं, मतलब 5 माइक्रो सेकेंड से 10 माइक्रो सेकेंड, मतलब सेकेंड के हजारवें हिस्से में कहीं ऐसे कहीं वैसे स्विच कर रहे हैं अपने आप को, कि आपको दूर से देख के ऐसा तो लगेगा कि दोनों साथ में चल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो एक दूसरे से बहुत तेजी से स्विच कर रहे थे। समझने की कोशिश करिए, पैरेललिज्म में एनी टाइम साथ चल रहे हैं, कंकरेंसी में ये अंदर ही अंदर स्विच कर रहे हैं बहुत तेजी से, कि आपको लग रहा है कि साथ में चल रहे हैं लेकिन साथ में है नहीं, इसलिए बच सकते हैं। ये डिपेंड करता है कोर्स पे। कोर्स मतलब जब वैसा सुना ही होगा आपने, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, डुअल कोर। तो डुअल कोर मतलब 2 कोर है, एक प्रोसेस एक कोर पे चल रहा है, ये प्रोसेस दूसरे कोर पे चल रहा है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ले लो, अभी तीसरा प्रोसेस आ गया, तो तीसरा प्रोसेस आ गया तो आपको तीसरे प्रोसेस को इन्हीं के बीच में कहीं स्विच कराना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बातें कराना पड़ेगा, तभी ना तीनों साथ में चलेंगे। अगर साथ में चलाना है तो, साथ में नहीं चलाना है तो भाई एक को खत्म हो जाने दो, तब उसके आगे उसको चला लेना। तो पहले के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे उनका कैसा था, ये स्विच कराते थे, लेकिन जब वो 2 कोर वाली प्रोसेसेस आए तो दूसरे कोर का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। वो का क्या काम का है कि वो सारे नंबर्स ऑफ कोर देख लेता है सॉरी सारे नंबर्स ऑफ कोर्स देख लेता है, उसके बाद खुद से डिसाइड करता है कब कैसे किसको स्विच कराऊं कि एकदम ऑप्टिमाइज तरीके से चले। तो वो अपनी कंकरेंसी बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इंप्लीमेंट किया है।
गो के जो निर्माता हैं भाई, जिन्होंने गो को बनाया है, रॉब पाइक, रॉबर्ट ग्रिस्मर हैं कोई, और किम थॉमसन, हाँ ये 3 जन हैं। तो ये तीनों किसे है, अपने मतलब मान के चलो फादर ऑफ प्रोग्रामिंग, ये मान के चलो सब के सब। और गो का कैसा लैंग्वेज है, गो के साथ ये भी है कि ये लैंग्वेज बनाया गया है पहले प्रॉब्लम को देखने के बाद कि भाई ये सारे लैंग्वेजेस रहें, ये इन सब लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए एक लैंग्वेज बनाते हैं जो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो गो बन के आया, लाइट वेट, एकदम इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने काम ही करेगा। तो ये हो गया गो का। तो लाइट वेट है, कंकरेंसी है। कंकरेंसी अब जैसे जावा ले लेते हैं, जावा में थ्रेड करके चीजें हैं, थ्रेड, जैसे गो रूटीन हो गया, अभी कंकरेंसी को इसको गो रूटीन बोलेंगे, गो रूटीन बोलते हैं। एक सिंपल सा कंपैरिजन ले रहा हूँ वो जावा और गो वाला करने के लिए। थ्रेड हो गया, गो रूटीन हो गया, नाम अलग अलग है, काम एक ही है, एक साथ दो चीजों को चलाना, दोनों वही करते हैं, ठीक है। अंतर क्या हो जा रहा है, गो रूटीन जब चलता है तो ये लोएस्ट पे अगर जाऊं तो 4 KB मेमोरी में एक गो रूटीन आप चला सकते हो। KM लिख दिया मैंने, किलोबाइट, 4 किलोबाइट मेमोरी में ये KB, बी मतलब ये बड़ा वाला बी, ठीक है। 4 KB मेमोरी, मिनिमम 4 KB मेमोरी लेके वो चालू कर सकते हैं। इसको मिनिमम 1 MB मेमोरी चाहिए एक पैरेलल प्रोसेस को रन करने में। समझ में आ गया होगा अंतर, तगड़ा अंतर है ना। मतलब अगर देखो 1 MB में कितने बार 4 है, 1000 को आप 4 से डिवाइड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि उतने थ्रेड में कितनी गो रूटीन्स चल सकती हैं। एक तो ये हो गया, इस तरीके से इसके कंपाइलर, इस तरीके से इसके कंपाइलर को डिजाइन किया गया, इसके कंपाइलर को इस तरीके से डिजाइन किया गया, अच्छी बात है, उसी का एडवांटेज हमें मिल रहा है, पैसा मिलता है अच्छा खासा। तो लाइट वेट हो गया, कंकरेंसी हो गई, बाकी सब हम आगे कोडिंग करते समय सीखेंगे। कुछ चीजें और हैं जो हम गो के बारे में जान लें। डिपेंडेंसीज कुछ होती है, डिपेंडेंसीज मतलब भाई लाइब्रेरी हो गई जो आपको चाहिए, जैसे मैंने बोला ना कि जावा में कैसा है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी खासी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गो में है ही नहीं, गो में भी है, कम है, जावा में बहुत सारी है, पाइथन में और भी हैं, ठीक है, और कुछ खास नहीं। तो जो भी है गो में उनको भी तो आपको मैनेज करना है। तो जो डिपेंडेंसी मतलब क्या है, आप उस पर निर्भर कर रहे हो, मतलब कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो आपको चाहिए, आपने अपने कोड में इस्तेमाल कर ली, अब आपने अपने कोड में इस्तेमाल कर लिया, उसको कोड को अपने क्लाउड पे भेजना है, तो आप क्या चाहते हो, क्लाउड पे मेरा जाए तो ये जो लाइब्रेरी थी जो मैंने इस्तेमाल की थी वो भी उसके साथ जाए, नहीं तो वहाँ पे जाके तो फेल हो जाएगा। मेरे लोकल पे यानी मैंने अपने घर पे जो कंप्यूटर रखा है उसमें तो डाल लिया, लेकिन उधर है ही नहीं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसी मैनेज करना गो में, उसके कुछ तरीके, यही सारी चीजें हैं। तो वर्क स्पेस करके एक होता है, और रूट होता है, रूट होता है। वर्क स्पेस वो हो गया जहां पे हम अपनी कोडिंग करते हैं, एक्चुअल कोडिंग हमारी कहाँ चलती है, वर्क स्पेस में चलती है, एक्चुअल कोडिंग हो गई। और ये क्या होता है, जहां पे अपना सॉफ्टवेयर गोलैंग जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे इंस्टॉल होता है। प्लीज तो भाई एक वर्क स्पेस हो गया जहाँ कोडिंग होती है, रूट हो गया वो जहाँ गोलैंग स्टार्ट है। वर्क स्पेस में कुछ फोल्डर्स होते हैं, जैसे अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में अगर मैं आऊँ वर्क स्पेस में तो अपना SRC हो गया, बीन हो गया, PKG हो गया। बीन बाइनरी स्टोर करता है, एक काम कॉम्प्लेक्स का ही कर रहा हूँ मैं बिना मतलब, 3 फोल्डर होते हैं, बाद में देखेंगे ये तीनों क्या करते हैं, क्या ही लेना है। ये जो SRC होता है, इसी SRC में आपकी कोडिंग होती है।
अब ये कोडिंग जो SRC फाइल हो गया, इसकी फाइल स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे मेरा नाम विशाल है तो मैं ऐसा लिख दिया VISHAL, उसके अंदर एक फोल्डर और बना दिया जिसका नाम लिख दिया सॉर्टिंग, उसमें एक प्रोग्राम लिख दिया main.go करके, जिसके अंदर कुछ कोड लिख दिए, ठीक है। तो ये कोड क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या हो गया, वर्क स्पेस हो गया मेरा, उसके अंदर SRC हो गया, ये पाथ हो गया, मेन का पाथ हो जाएगा जो देते हैं वर्क स्पेस में, विशाल नाम का फोल्डर हो गया। भाई कोई और भी यूजर है, गिटअप अकाउंट डालना है तो गिटअप के साथ देना है .com/विशाल ऐसे जो भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हो गई। तो ये ऐसा गो का एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। स्ट्रिक्टली फॉलो मतलब जैसे मैंने कुछ बनाया है, उसको मुझे कहीं और इस्तेमाल करना है, तो अगर मैं जिस चीज को बनाया है उसको सही से सही जगह नहीं रखूंगा तो जहां इस्तेमाल करना है वहां बुलाऊंगा कैसे उसको बुलाना भी तो पड़ेगा इस्तेमाल करने के लिए। भाई किसी चीज को आपने बना लिया, उसको कहीं आपको इस्तेमाल करना है, तो अगर आपको वहां पे उसको इस्तेमाल करना है, पोजीशन ए पे आपने बनाया है, पोजीशन ए और पोजीशन बी पे आपको इस्तेमाल करना है, तो पोजीशन ए का कोई अच्छे से लोकेशन अगर नहीं रहेगा तो पोजीशन बी पे आप उसको बुलाओगे कैसे इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। अभी आप खुद ही चलती ट्रेन में किसी को कहाँ बुलाते हो, आपको अगर मुंबई से घर आना है तो आप जब ट्रेन में हो तो क्या ट्रेन में किसी को बुलाते हो मिलने के लिए, भाई मैं ट्रेन में हूँ बोलो, नहीं। आपका एक पोजीशन रहे, जिसको बुला रहे हो उसका एक पोजीशन हो, तो फिर आप इंपोर्ट करोगे उसको बुलाओगे, तो ऐसे काम करता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसका जो पाथ होता है स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। स्ट्रिक्टली फॉलो का मतलब काट नहीं लेगा आपको, स्ट्रिक्टली फॉलो का मतलब ये है कि भाई अगर विशाल सॉर्टिंग main.go है, आपका यहीं पे दूसरा एक फाइल है, मान के चलो सॉर्टिंग के ऊपर एक फोल्डर है, विशाल नाम का फोल्डर, ये भी एक नाम का फोल्डर, उसके अंदर एक फाइल, ये फोल्डर ये फोल्डर ये फाइल, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक फोल्डर ले लेता हूँ प्रिंट नाम का, ठीक है। अब प्रिंट के अंदर print.go करके एक फाइल है, इसके अंदर एक फंक्शन है, ढेर सारे कोड में एक ऐसा कोड है, ऐसा लाइन ऑफ कोड है, जैसे मान के चलो ये 3-4 लाइन ऑफ कोड है जो आपको यहाँ पे चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करना। आप इसको इंपोर्ट करोगे, print.go को main.go में बुलाओगे, ठीक है। जब इसको आप बुलाओगे तो इसका जब पाथ कायदे से रहेगा तो आप इसका पाथ क्या दोगे, SRC के बाद से पाथ देना चालू करते हैं, विशाल/print, ये हो गया। और इसका पैकेज का जो नाम रहेगा वही फोल्डर का नाम जो रहता है वही पैकेज का नाम हम देते हैं जनरली, तो वो दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा विशाल/print, ठीक है। वो हो गई लाइब्रेरी, यहाँ पे लिख दें तो हमारी ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब उसके अंदर से जो भी बुलाना है तो हम प्रिंट डॉट लगा के अंदर की सारी चीजें बुला सकते हैं। तो ये हो गया। तो इसलिए हमारा कैसा होता है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं भाई, हम अपना पाथ मेंटेन करके रखते हैं, यहीं पे बुलाना है तो समझ सके। तो वर्क स्पेस रूट का कुछ खास काम नहीं है, रूट जहाँ पे गोलैंग अपना इंस्टॉल हो, वर्क स्पेस वो जहाँ पे हम अपनी कोडिंग करते हैं, ठीक है, सिंपल है। बस यही हो गया गो का बेसिक इंट्रो। कल से एक बार स्ट्रक्चर भी एक को देख लेते हैं, एक को गो का सैंपल फाइल बना लेते हैं। रुको, जैसे इतने देर मुझे थोड़ी देर होगा, समझ सकता हूँ मैं, जस्ट सेकेंड। एक फाइल बनाते हैं main.go करके, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो पहली लाइन रहती है पैकेज रहती है, देखेंगे कुछ नाम देना होगा दे देंगे, चलो ठीक है। फिर इंपोर्ट्स में आपकी लाइब्रेरी जो आपको चाहिए, नीचे रहेगा फॉन्ट में, ये स्टेटमेंट हो गया। सॉर्टिंग नाम का था, हम यहाँ सॉर्टिंग दे सकते हैं। इंपोर्ट में हमें जो भी लाइब्रेरी चाहिए होगी, फंक्शन में जो भी हमें काम कराना है हम यहाँ लिखेंगे, समझने की बात है। पैकेज
मतलब हमें एक नाम देना होता है जो हमारे फोल्डर में कॉमन होता है। जैसे एक फोल्डर बना दे, उसमें कोई पैकेज है, जैसे मेन डॉट को सॉर्टिंग के अंदर है, तो जैसे मेन डॉट को अपना सॉर्टिंग के अंदर है, तो सॉर्टिंग का अगर इसका पैकेज का नाम सॉर्टिंग दे दिया, तो अभी उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल रहेंगी सबका सेम पैकेज नेम दूंगा, सेम पैकेज नेम देना होगा। ठीक है, ऐसे लिख ले, कंफ्यूज ना हो आप। सॉर्टिंग, तो पैकेज का नेम क्या होगा? सॉर्टिंग। ठीक है, ये भी स्मॉल रहेगा और नेमिंग कन्वेंशन स्मॉल रखते हैं। ठीक, नेमिंग कन्वेंशन मतलब सही तरीका। आपके अंदर अतरंगी है तो आप कुछ भी रखो, सही तरीका। अभी इसी के अंदर एक और फाइल मैंने डाल दिया, जैसे मान के चलो अभी हम भी अतरंगी दिखाते हैं विशाल डॉट को। अपना नाम का है खराब करो, कुछ और नहीं भाई। राजू, राजू का नाम नहीं खराब हो रहा है, राजू तुम्हारे नाम से कोडिंग हो रही है। हाँ, तो इधर इंपोर्ट्स आ गया। इंपोर्ट्स में डबल कोट्स में हम ले लेंगे जो भी लाइब्रेरीज हमें डालनी है, डैश ले लिया, जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसे डालेंगे। राजू का पैकेज नेम क्या जाएगा? हमने राजू फाइल इसीलिए बनाई थी। राजू का जो पैकेज नेम जाएगा वो वही जाएगा जो इसमें पहले से डिक्लेयर है इस फोल्डर के अंदर जो पैकेज। इसका मतलब जो पैकेज गया अपना क्या हो गया? फॉर श्योर पैकेज, उसकी भी सॉर्टिंग होगी, ध्यान दीजिएगा। सॉर्टिंग, ये क्या है? पैकेज है ना। हाँ, इसके बाद की जो चीजें आपको जो लिखना है लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैकेज तो सॉर्टिंग रहेगा। उसका भी कारण है क्यों सॉर्टिंग ही रहेगा। सॉर्टिंग मतलब XYZ जो भी है वही रहेगा, जो यहाँ है वो वही रहेगा, जो एक फाइल में वही सारी फाइल में आप बनाते जाएंगे, अलग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इनको आपको बुलाना होगा कहीं पे, आप कैसे बुलाओगे? ये फोल्डर का नाम देते हो, ये फोल्डर के नाम से ही इसका नाम मैच करा देते हैं हम। अगर हम एक ही फोल्डर के अंदर दो पैकेज रखेंगे तो ये जो फोल्डर का नाम देंगे तो हम डॉट लगा के बुलाएंगे कैसे? कंफ्यूज हो जाओगे आप। जाने दो, अभी आप इतना समझ कर एक ही रखना, ठीक है। रीजन आगे मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा जब कोडिंग करेंगे तब करके दिखाऊंगा। इंपोर्ट्स ले लिए, एक सिंपल सा प्रोग्राम होता है, बहुत फेमस है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड यही आपको प्रिंट करना है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए ये फंक्शन मेन हो गया। इंपोर्ट्स में सारी लाइब्रेरीज आएंगी। लाइब्रेरीज मतलब कोर लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, दो प्रकार की लाइब्रेरी होती है। कोर जो आपने गोलैंग इंस्टॉल किया है उसमें जो मिल के आई हैं, जो गोलैंग की तरफ से आपको मिल गई हैं, वो लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं? कोर लाइब्रेरी। और एक होती है थर्ड पार्टी। दोनों करके देखेंगे, एंजॉय करेंगे हमारा क्या है। तो कोर लाइब्रेरी, अभी मुझे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है FMT करके, फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्म FMT। तो यहाँ पे तो FMT ये कोर लाइब्रेरी है। एक बारीक सा डिफरेंस दिखेगा आपको कोर लाइब्रेरी और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में, नोटिस करिएगा। फंक मेन होता है वो पॉइंट जहां से आपका मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो अगर किसी, अच्छा मैंने जब आपको ये बोला कि फंक मेन वो चीज है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो अगर मैं किसी प्रोग्राम में फंक मेन हटा दूं तो क्या होगा? इसका मतलब वो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने के लिए बना ही नहीं है, वो सिर्फ इंपोर्ट होने के लिए बना है। तो अगर किसी भी प्रोग्राम में फंक मेन नहीं है तो आप समझ जाना कि वो तो एग्जीक्यूट होने के लिए बना नहीं है, उसका तो दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा, वो खुद से कभी नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास मेन फंक्शन है ही नहीं। समझ गए होंगे आप, समझदार है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी क्या होती है? ऐसी लाइब्रेरी जो हम कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं सर्वर से, कहीं थर्ड पार्टी किसी बंदे ने बनाई है, वो बोलता है कि भाई मेरे ये लाइब्रेरी आपके इस काम आएगी, गो के लिए मैंने बनाई, आपको करना इस्तेमाल तो कर लो। तो आप उसका लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किसी काम को अंजाम देने के लिए, तो उसको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बोल देते हैं।
हेलो वर्ड का सिंपल सा सिंटेक्स है fmt डॉट printLn, इसमें डबल कोट्स में हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, तो आपको आउटपुट में हेलो वर्ड मिल जाएगा। अच्छी बात है, समझने की कोशिश करते हैं। एफएमटी जो पैकेज हमने इंपोर्ट किया है उसी के आगे जब हम डॉट लगाते हैं तो उसके अंदर के अवेलेबल वेरिएबल्स, अवेलेबल मेथड्स हमें दिखने लगते हैं। अगर एडिटर आप यूज कर रहे हैं, अच्छा आपको दिख जाएंगे। तो प्रिंट एलन एक वो बताता है कि भाई इसमें आप जो भी पास करोगे उसको वो प्रिंट कर देगा कंसोल पे, वहाँ कमेंट भी लिख के आएगा। तो जब हम fmt.println लिखेंगे तो हम ये बता रहे हैं कि fmt पैकेज से इस मेथड को, इस फंक्शन को, नहीं ये फंक्शन है भाई, इस फंक्शन को उठा के लाओ और उसको मैं ये चीज दे रहा हूँ। तो मतलब ये कोर लाइब्रेरी भी ऐसे ही वाला एक अप्रोच फॉलो करती होगी। ये कोई 30 मार्क का नहीं है। जिसने बनाया है यानी रॉब पाइक ने या किम थॉमसन ने या रॉबर्ट गिब्सन जिसने भी बनाया उन्होंने भी यही किया है। ये एक लाइब्रेरी कहीं बनी है, इसके अंदर मेन नोन नहीं होगा, उसने बना के रखा होगा फंक्शंस, हमने उस लाइब्रेरी को, उस फंक्शन को उठा लिया। हाँ कोड थी, इसलिए पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं, खाली पैकेज का नाम दो वो दे देगा, खाली पैकेज का नाम दिया वो दे दिया, लाइब्रेरी आगे प्रिंट डाला, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब यही अगर मेरा कोई थर्ड पार्टी होता है, जैसे कि मान के चलो लॉगर, अब एक लॉगर हो गया, वो ऐसा कुछ होगा गिटहब com/xyz/। अब ये एक बंदे ने ये लाइब्रेरी बनाई है जो ये बोलता है कि आप कोई भी मैसेज भेजोगे मैं प्रिंट कर दूंगा। उसके साथ साथ आप उसका कलर भी डिसाइड कर सकते हो, आपका उस कलर में प्रिंट होगा। तो प्रिंट जो कोर लाइब्रेरी थी वो ये काम नहीं करती थी, आपको कलर में प्रिंट करना था। आपके अंदर मतलब अलग से वो आ गया अतरंगी चीजें, आपने मतलब सोचा करते हैं। अब आप इसको इंपोर्ट कर लिए, फिर आप लिखोगे LOGGER डॉट कलर प्रिंट। ये तो कलर प्रिंट नाम का कुछ है नहीं और ये नाम की लाइब्रेरी भी नहीं है, मैं आपको बस समझाने के बोल रहा हूँ। कलर प्रिंट ले लेते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड, और कलर दे दिया रेड, ये हो गया। ये भी प्रिंट करेगा, ये भी प्रिंट करेगा, ये नॉर्मल कर देगा और ये रेड कलर में प्रिंट कर देगा। ऐसा कुछ सच में नहीं है, लेकिन समझने की बात ये थी कि जब हमारा ये इंपोर्ट होगा तो कोर में स्ट्रेट फॉरवर्ड पैकेज रहता है, ये जब रहता है तो उसका पूरा पाथ रहता है इंटरनेट का पाथ, मतलब सर्वर व्यू लाइब्रेरी कहाँ पे है उसका पाथ, क्योंकि ये बंदा आपको घर पे आके पेन ड्राइव में लाइब्रेरी नहीं देके गया होगा, ठीक है। तो ये सर्वर से आप उठा रहे हैं तो उसका एक्चुअल पाथ होगा, वहाँ से गो प्रोग्राम फिर इसको डाउनलोड करेगा, कंपाइल करेगा, फिर इसमें इंटीग्रेट करेगा, तब उसके जो भी फंक्शन है आपको प्रोवाइड करेगा, फिर आप इस्तेमाल करना चालू करोगे। तो ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर। फंक मेन है, समझने की बात ये हो गई कि फंक मेन है तो भाई वो लाइब्रेरी नहीं है, वो एग्जीक्यूटेबल है। फंक मेन नहीं तो भाई वो एग्जीक्यूटेबल नहीं, वो लाइब्रेरी है। सिंपल सी बात है। इंपोर्ट्स यहाँ आता है, पैकेज यहाँ आता है, पैकेज का नाम नेमिंग कन्वेंशन समझ में आ गया, इंपोर्ट्स का समझ में आया कि भाई कोर और थर्ड पार्टी तो हम पहचान ही लेंगे, थर्ड पार्टी मतलब दूसरे। प्रिंट करने समझ में आ गया, पहले पैकेज का नाम रहता है जो भी हमने इंपोर्ट किया है वो, उसके बाद उसके फंक्शन या मेथड का नाम या वेरिएबल का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, कुछ भी जो भी लेना। तो ये तरीके से गो लैंग्वेज की कोडिंग होता है। इसी से फिर हम बहुत कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं। स्टार्ट स्लो करेंगे, स्टार्टिंग में आपको ये भी कॉम्प्लेक्स लगा होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ने में ये है कि अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा गो लैंग्वेज पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अप्रिशिएट करें तो अच्छा रहेगा, अच्छा ही लगेगा हमें भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, थैंक्स टीम, बाय।